चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट भाई शांत। स्टार्ट कर भाई, प्लीज कॉपी वॉपी निकाल लो। बेटा लास्ट क्लास में ना हमने आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक करवाया था, राइट। अब यहाँ पे आज की क्लास में हमें इसी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाना है और थोड़ा सा ही थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट खत्म होने वाली है अब। अच्छा, यूनिट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं पहले आपको पूरा रिकॉल दे देता हूँ। हमने ना लास्ट क्लास में, मुझे इतना याद है, हमने एक रेवेन्यू वाला पोर्शन डन कर लिया था कंप्लीट, और हमने जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन डन कर लिया था कंप्लीट, राइट। जब बेटा मैंने आपको रेवेन्यू पढ़वाया था तो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू जो होता है वो होता है सेल रिसीट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब भी आप प्रोड्यूसर यूनिट्स को सेल करेगा उससे जितना भी सेल रिसीट आएगा दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब था बेटा जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है, जब आप सारी क्वांटिटी को मार्केट में सेल करेंगे उससे जितनी भी टोटल रिसीट आई दैट इज टोटल रिसीट, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला था प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। फिर मैंने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू होता है बेटा रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब एक यूनिट से आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसका फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और एक यूनिवर्सल रूल बताया था कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। फिर मैं कहता मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब था एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है। इसके दो फॉर्मूले थे, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस वन या डेल्टा टीआर अपॉन में डेल्टा क्यू। ये बात समझ आती है बेटा, इतना एकदम क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताई थी, याद है आपको, एम आर इज इक्वल टू ए आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस वन अपॉन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये याद है ना, आज इसका काम आने वाला है, बहुत जरूरी। ठीक है, इसमें 3 कंक्लूजन निकले थे। अगर इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है तो एमआर क्या होता है, 0। ग्रेटर देन 1 में एमआर क्या होता है, पॉजिटिव। लेस देन 1 में नेगेटिव। ये इक्वेशन थोड़ी आने वाली 1-2 क्लास में काम आने वाली है, प्लीज याद रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक छोटा सा ही टॉपिक है और वही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एमआर एंड एआर। टीआर एमआर एआर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। बट सर इस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट दिखने हैं। एक रिलेशनशिप होता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन में, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। और टीआर एमआर एआर का एक रिलेशन होता है किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब सर ये परफेक्ट इम्परफेक्ट क्या है, तो बेटा परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती थी जिसमें इन ऑर्डर टू सेल मोर प्रोड्यूसर को प्राइस को चेंज नहीं करना। इट मींस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। क्या रहता है बेटा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में एक ऐसी मार्केट है इन ऑर्डर टू सेल मोर प्रोड्यूसर हैज टू रिड्यूस द प्राइस। इसका मतलब अगर इम्परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्राइस रिड्यूस करेगा। इतनी बात समझ आती है। फिर मैंने आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट में दोनों में टीआर एमआर एआर का रिलेशन बताया था। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो वहां पे फर्स्ट लेवल पे टीआर एमआर एआर तीनों क्या थे, सेम। एमआर और एआर परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और बनते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ओवरलैपिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ओवरलैपिंग। इतना समझ आता है। अगर मैं टीआर की बात करता था, टीआर जो है इंक्रीज करता था बट एट अ कांस्टेंट रेट। ये भी क्लियर है। फिर इम्परफेक्ट में गए थे, फर्स्ट लेवल पे टीआर एमआर एआर तीनों इक्वल होंगे। उसके आगे मैंने बताया था, ये बड़ा बेटा आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों, थोड़ा सा ये कनेक्शन फिर से। दिव्यांशी अमित, हाँ जी हाँ जी बेटा, थोड़ा सा ना कनेक्शन का पंगा हो जाता है बीच बीच में। चलिए, हाँ बेटा, फिर जब टीआर इंक्रीज करता था एमआर फॉल करता था बट कैसा रहता था, पॉजिटिव। व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज 0 और व्हेन टीआर फॉल्स एमआर फॉल करता है बट बिकम्स नेगेटिव। इस पूरी पिक्चर में एवरेज रेवेन्यू हमेशा फॉल करता रहेगा बट वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और हमेशा एमआर से ऊपर होगा। ये बात भी समझ आती है। यहां तक कोई दिक्कत, तो आपका रेवेन्यू वाला टॉपिक खत्म हो गया। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम करवाया था। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। और इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में 2 है, एक है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, एक है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम बाद में पढ़ेंगे, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये बात समझ आती है। फिर मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए 2 अप्रोचेज है, टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच। भाई टीआरटीसी अप्रोच ने कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल सी अप्रोच थी, 2 कंडीशन थी।
कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम और कैसा पॉजिटिव, मतलब आपकी रेवेन्यू मैक्सिमम होगी, कॉस्ट मिनिमम होगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने आप देगा और उसी पॉइंट पे प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम होगा। एमआरएमसी अप्रोच में भी यही दो कंडीशन थी, एमआर इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए और आफ्टर दैट एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, और करके बोला था राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कट्स एमआर या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, तीन कंडीशन ये थी। फिर डायग्राम बनाए थे, तो एक डायग्राम मैंने दोनों का बना दिया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और जितना मुझे याद है इम्परफेक्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया था कैसा बनेगा, बट आपको होमवर्क में बनाना था। अब दिल का हाथ रख के भाई सच्ची बताना, मम्मी कसम किसने नहीं बनाया? बड़े यार तुम तो बहुत ही बेशरम बच्चा, चुप रहे। रिकॉर्डिंग नहीं देखी तूने? माइंड से स्किप हो गया बेटा, तेरा अटेंडेंस स्किप हो जाए माइंड से, तेरा अटेंडेंस स्किप हो सकता है माइंड से, ऐसी चीजें मत करो। ये जो भाई जो माइंड से स्किप होता है ना, ये बड़े खतरनाक है। कहीं ऐसा हो 30 जून को तेरा पेपर है इको का और तेरे माइंड से स्किप हो जाए। क्या यार, पहली बार तो तुम्हें होमवर्क दिया था, आज के बाद नहीं दूंगा तुम्हें होमवर्क। चलो भाई, अच्छा आपको एक बात याद है, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, आज हमें यही करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, जहां पे टीआर और टीसी इक्वल होता है, जब टीआर और टीसी इक्वल होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट नहीं होता? एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है? वो तो हमेशा होता है। ठीक है, तो ब्रेक इवन में ही आज हमें डिस्कशन करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, हेडिंग डालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज बताएंगे बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज बताएंगे, कोई दिक्कत? आकाश, अमित, दिव्यांशी, आयुष, जो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहा है, हेडिंग डालो भाई। हेडिंग डालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। बेटा समझ, आपको ऑलरेडी ये पॉइंट बता रखा है मैंने, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो थोड़ी बात आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ी सी बात मैं नहीं बताऊंगा बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट आप प्लीज साथ साथ देखना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में। ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। प्रिया जी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि जितने में आप बना रहे हो उतने में आप बेच रहे हो, तो प्रोड्यूसर को ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, इसको अपन बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन जब मैं यहां पे बेटा नो प्रॉफिट की बात करता हूं तो आपको याद है नो अबनॉर्मल प्रॉफिट, साथ साथ लिखते रहना बेटा प्लीज, नो अबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग अर्नड, इज बीइंग अर्नड। नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, ब्रेक इवन में आपको कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। ये बात समझ आती है? ये तो पहले की बात है पूरी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्रेक इवन में टीआर इज इक्वल टू टीसी होता है, टीआर इज इक्वल टू टीसी होता है, और यहां पे मैं डिवाइड कर दूं क्वांटिटी बाय बोथ साइड। आपने मैथ्स में पढ़ा है ना बेटा, इक्वेशन में अगर हम दोनों अगर कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टीआर इज इक्वल टू टीसी है और यहाँ पे भी मैं +2 करूं, इधर भी +2, तो इक्वेशन तो सही रहेगी। यहाँ पे -2 करूं, -2 सेम रहेगी। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन बनकर आएगी टीआर अपॉन में क्वांटिटी इज इक्वल टू टीसी अपॉन में क्वांटिटी। और आपने मेरे साथ रेवेन्यू और कॉस्ट में अच्छे से पढ़ा है कि दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज, तो सेकंड कंक्लूजन ये निकला कि एट ब्रेक इवन टीआर टीसी तो इक्वल होता ही होता है, साथ में एआर इज इक्वल टू
एसी। ये बात समझ आती है? अच्छा एक बात बताना, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस के इक्वल। तो मैं एक और कंक्लूजन दे दूं कि एट ब्रेक इवन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये बात भी समझ आती है? बेटा आपको 3 ऑप्शन दे देगा, बेटा प्लीज आपको बाहर जाना है, दोनों को जाना है आपको बाहर, बता दो बेटा प्लीज। ब्रेक इवन पॉइंट में मैं 3 कंक्लूजन दे सकता हूं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। 3 कंक्लूजन हो गए। वो बोलेगा एट ब्रेक इवन टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़ लेना, छोटा मोटा चेंज कर देगा, गड़बड़ मत कर देना। इतनी बात समझ आती है? अब जैसे बेटा एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, हेडिंग डालो शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट ब्रेक इवन के जैसे ही एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, दैट इज शट डाउन पॉइंट। अब सर ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से। अरे पूरा वक्त हो रहा भाई, ये कमरा वाला अलार्म था, ऐसे अलार्म लगा रहा हूं, एनर्जी। ठीक है बेटा, शट डाउन पॉइंट है, जैसे ब्रेक इवन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होता है, शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसे शट डाउन क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। अब इतना नोट करा, अब 1 मिनट रुक जाओ। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि जितनी आप वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हो उतना ही आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा, लॉस में? प्रॉफिट में होगा, लॉस में होगा? लॉस में नहीं होगा। अरे लॉस में नहीं होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इनकर हो रही है ना। अरे आप जितना कमा रहे हो उससे आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है, यानी कि आपको लॉस अभी भी हो रहा है, लेकिन किसका? फिक्स कॉस्ट का, क्योंकि आपके रेवेन्यू से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कंपनसेट नहीं कर पा रहे। अच्छा ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को एज ए बिजनेसमैन आप सोचो, आपको ऑपरेट करना चाहिए या शट डाउन करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमेशा आपको ऑपरेट करना चाहिए। अब बताता हूं मैं क्यों। देखो बेटा, आप कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करोगे ना, कभी भी तो आपका जो फर्स्ट एम होगा, फर्स्ट एम वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना होगा। अगर आप फिक्स कॉस्ट से लॉस भी कमा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बिजनेस सही चल रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लीजिए यहां पे मैं जो है इस रूम में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट लगाता हूं। 1 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट लगा दिया। इंफ्रा मतलब ये सब लगा दिया। एसी फिक्स कॉस्ट है भाई, एक बार लग गया। ये फर्नीचर जो है फिक्स कॉस्ट है, एक बार लग गया। 1 लाख रुपए खर्चा आ गया। अब मैंने जो है बच्चों एडमिशन लिया आप लोगों ने, अब आप हर बच्चे पे मेरी एक वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। हर बच्चे पे क्या आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल बुक्स लेते हैं, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतनी ज्यादा बुक्स बैठेगी। अब समझो, एक बिजनेसमैन का इनिशियल स्टेज में एम ये होता है कि एटलीस्ट वो हर बच्चे पे लगने वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसे तो कवर अप कर ही ले। अगर वो शॉर्ट रन में अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है ना, तो लॉन्ग रन में जब थोड़ा बिजनेस ग्रो होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो अपनी वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी बियर कर लेगा। अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट से रेवेन्यू इक्वल करवा पा रहे हो इनिशियल स्टेज में, तो बिजनेस हमेशा ऑपरेट करेगा, हमेशा ऑपरेट क्या करेगा? हमेशा ऑपरेट। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी टोटल रेवेन्यू कम है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज्यादा। अब इसमें आपको 2 लॉस होंगे, एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी इनकम नहीं हो रही और दूसरा आप वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस ले रहे हो। अब ऑपरेट करोगे शट डाउन, शट डाउन। अच्छा अगर टोटल रेवेन्यू इतनी ज्यादा है कि वो वेरिएबल से ज्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट को भी थोड़ा बियर कर लोगे, वेरिएबल तो कर ही पा रहे हो और फिक्स को भी थोड़ा सा बियर कर लोगे। तो यहां पे शट डाउन पॉइंट में जो टीआर है वो टीवीसी के इक्वल होता है। अच्छा इसका मतलब कंक्लूजन ये है
कि जो लॉसेस ऑफ फिक्स कॉस्ट है बीइंग इनकर्ड। अरे भैया यहां पे तो फिक्स कॉस्ट के लॉसेस इनकर्ड हो रहे होंगे ना, इतना समझ आता है। अच्छा एक बात बताओ, तीन सिचुएशन, टीआर ग्रेटर देन टीवीसी, टीआर इज इक्वल टू टीवीसी और टीआर लेस देन टीवीसी। बेटा देखो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, शटडाउन पॉइंट। इसे शटडाउन पॉइंट क्यों बोलते हैं भी बताऊंगा, बट ये शटडाउन पॉइंट है। अगर ये दोनों सिचुएशन है, ये दोनों, उस केस में बिजनेस हमेशा ऑपरेट करेगा, हमेशा क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अब समझो कैसे, शटडाउन में तो समझ आ गया, क्योंकि चलो भाई लॉन्ग रन में आप फिक्स को बियर कर लोगे। फर्स्ट केस तो बहुत ही अच्छा है, आपकी रेवेन्यू इतनी ज्यादा है कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर रहे हो और जो एक्सेस पार्ट है वो किस पे जाएगा, फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं, भाई आपकी रेवेन्यू बहुत कम है, किससे, वेरिएबल कॉस्ट से, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट वाला तो लॉस होगा ही होगा, साथ में बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी इनकर नहीं कर पा रहा। मतलब मैं एक बच्चे से इतना भी अर्न नहीं कर पा रहा कि इसका खर्चा तो छोड़ो, बुक का खर्चा भी ना निकले। तो क्या मुझे बिजनेस ऑपरेट करना चाहिए, इस सिचुएशन में बिजनेस क्या होगा बेटा, शट डाउन। तो सर इसे शट डाउन पॉइंट बोलना चाहिए था, शट डाउन पॉइंट तो फिर इसे बोलना चाहिए था। इसे क्यों बोलते हो, अरे क्योंकि बेटा इसके बाद से बिजनेस शट होना स्टार्ट होगा। अगर ग्रेटर है तब तो आप ऑपरेट करोगे, अगर इक्वल आ गया तब भी आप ऑपरेट करोगे, लेकिन बिजनेसमैन को यह पता लग गया कि अगर इससे एक भी वैल्यू मेरी रेवेन्यू फॉल हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शट डाउन। तभी इसी सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं, शट डाउन। ये बात समझ आती है। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, पहले इतना समझ लो, फिर से रिपीट कराओ, अभी मैं लिखवाऊंगा अच्छे से, फिर से रिपीट कराओ। शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शटडाउन पॉइंट में बिजनेस को बस एक जगह लॉस हो रहा है, वो था उसकी फिक्स कॉस्ट पे। तीन सिचुएशन है, अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल है, अगर टोटल रेवेन्यू कम है। अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है तो बिजनेस ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो अपनी फिक्स कॉस्ट के लिए भी थोड़ा पार्ट बचा लेगा। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है तब भी ऑपरेट करो आप। लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू इतना कम है कि वेरिएबल भी इनकर नहीं कर पा रहे, तो आपको दो लॉस हो रहे हैं, फिक्स का भी और वेरिएबल का भी। उस सिचुएशन में बिजनेस को क्या कर देना चाहिए बेटा, शट डाउन। समझ आ रहा है। अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों में डिवाइडेड बाय क्यू कर दूं तो शट डाउन पॉइंट की एक और इक्वेशन बनेगी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ आई। अच्छा ये कैसे करा मैंने, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब इसके तीन कंक्लूजन लिखो आप, यहां लिखो पहले, सबसे पहले कंडीशंस, ऐसे टेबल बना लेना। यहां लिखो कंडीशंस, यहां पे लिखेंगे इफेक्ट और यहां पे लिखेंगे एक्शन। कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो शट डाउन पॉइंट हो गया। इस सिचुएशन में आपको कौन सा लॉस हो रहा है, सिर्फ फिक्स वाला, और बिजनेस क्या करेगा इस सिचुएशन में, ऑपरेट करेगा। तो यहां लिखो लॉस ऑफ ओनली फिक्स कॉस्ट, पर बिजनेस ऑपरेट करेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लॉस फ्यूचर में प्रोड्यूसर उठा लेगा, ऐसी अजम्पशन लेके चलेंगे। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहा है अपनी, तो बिजनेस सही पेस पे चल रहा है, फिक्स कॉस्ट बियर कर लेगा फ्यूचर में जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड कंक्लूजन, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी अच्छे से इनकर कर पा रहे हो, और कुछ एक्सेस पार्ट ऐसा है जो किसके लिए बियर करेगा, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का लॉस थोड़ा क्या हो जाएगा, बिजनेस क्या करेगा, ऑपरेट। लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट will reduce loss of fixed cost। प्रिया जी आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, मत चलाओ, आराम से सुन लो। सॉरी बेटा, हाँ सरप्लस फ्रॉम
अरे सरप्लस फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट ही तो होगा भाई। वेरिएबल कॉस्ट को बियर करने के बाद जितना सरप्लस बचा वो जाएगा फिक्स कॉस्ट के लॉस के लिए। ये तू जो बोल रहा है, तू कह रहा है सरप्लस फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू लिखो ना, वो कह रहा है एवरेज रेवेन्यू से पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर लिया, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो सरप्लस बचा वो जाएगा फॉर द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल ही होगा। और इस पोजीशन में भी बिजनेस क्या करेगा बेटा, ऑपरेट। बिजनेस को प्रॉब्लम बस सिचुएशन नंबर 3 पे आएगी, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत तगड़ी सिचुएशन है, मतलब आप फिक्स कॉस्ट का तो लॉस लोगे ही लोगे, साथ में आपको एक और एलिमेंट का लॉस होता है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और इस पोजीशन पे बिजनेस शट डाउन करेगा, उसे ऑपरेट नहीं करना। तो लिखो लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। और बिजनेस क्या करेगा बेटा, शट डाउन। ये बात समझ आती है? अगर आपको ये बात समझ आएगी तो अगला डायग्राम आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया क्या होता है, अच्छे से याद है ना, टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच। और दूसरी चीज मैंने क्या बता दी, ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं, फिर से जितना मुझे काम का है। सबसे पहले मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा है दो अप्रोचेस से, एक होता है टीआरटीसी, एक होता है एमआरएमसी। अभी टीआरटीसी से कोई काम नहीं, हटा दो उसे। एमआरएमसी अप्रोच में मैंने बताया कि भैया एमआरएमसी अप्रोच में व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, आफ्टर दैट एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकलेगा। डायग्राम आपको याद है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे ऐसे, इम्परफेक्ट में बस एमआर पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगा, फॉलिंग पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, है ना। फिर मैंने आपको बताया एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो कौन सा प्रॉफिट, एबनॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा होगा। इसी सिचुएशन में ब्रेक इवन में एआर इज इक्वल टू एसीबी होता है, या वैसे बोलो प्राइस इज इक्वल टू एसीबी होता है। फिर आया शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आपकी रेवेन्यू इतनी है जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो जाएगी, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा। इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल के इक्वल होगा डिवाइड बाय क्यू। तीन कंक्लूजन निकले, अगर इक्वल है, अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, अगर एवरेज रेवेन्यू कम है। अगर इक्वल या एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है तो आप ऑपरेट कर लो, अच्छी बात है। अगर एवरेज रेवेन्यू कम है तो भाई आपको वेरिएबल और फिक्स दोनों का लॉस होगा, क्या कर दो बिजनेस को, प्रोडक्शन मत करना भाई, लॉस हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है पक्का? क्या मैं आगे बढ़ू बेटा? आप प्लीज, अगर आपको 1% भी डाउट है प्लीज बता देना। ये क्या बोल रही है, मत सब बढ़ो सर आगे, इसने क्या बोला मत बढ़ो, तुम टेढ़े क्यों बैठे हो? सही है, चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको बात समझ आई? आकाश, अमित, दिव्यांशी, खुशी बेटा जल्दी से बता दीजिए बेटा प्लीज। बढ़िया बढ़िया, गुड। ये हो गया ना, नोट हो गया? अब भाई थोड़ा सा ध्यान से, अब जादू हो जाएंगे आपके साथ, फोकस सिर्फ सुन लेना, कर्व ध्यान से बनाना। अभी आपको कुछ नोट देंगे ना, पेन में रख दो 10-15 मिनट, बस आपको बात सुननी है, कुछ नोट मत करना वरना गड़बड़ करोगे आप। बेटा प्लीज थोड़ा सा शांत रहो, फिर आप बाद में बोलोगे ना सर ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, फिर आप दोबारा पूछोगे। एक बार मैं नाम दे दूं? आपके सामने ये क्वांटिटी एमआरएमसी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है ना, अच्छे से पता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मैं एमआरएमसी अप्रोच से करवा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले मैंने बनाया मार्जिनल कॉस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एमआरएमसी अप्रोच। सबसे पहले क्या बनाया, यू से बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल मोशन, याद है ना बेटा। अभी मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हूं, एमआर बनाना पड़ेगा। एमआर कैसे बनेगा, पहले टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एमआर एआर प्राइस तीनों इक्वल होते हैं, पहले टू एक्स एक्सिस एंड ओवरलैपिंग या कंसाइड। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, मैंने जो है ना, जो प्राइस रखा, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, मैंने जब प्राइस सेट करा
क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एमआर एआर प्राइस तीनों इक्वल होते हैं। तो मैंने अपना प्राइस सेट करा, लेट्स अज्यूम दिस इज माय एमआर। मैंने सोचा कि 10 रुपए पे अपना सामान बेचूंगा, मार्जिनल कॉस्ट ये आ रही है, 10 रुपए पे सामान बेचूंगा तो यही एमआर है, यही एआर है और यही, मतलब यह फोकस एमआर पे रखना, ठीक है। क्या प्रोड्यूसर कहीं पे इक्विलिब्रियम पे है? क्योंकि एमसी कॉस्ट ऊपर है, ओ भाई यहाँ नीचे है, तो यहां तो भैया मैक्सिमम प्रॉफिट छोड़ो, यहाँ तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो क्या प्रोड्यूसर कहीं पे 10 रुपए पे प्रोडक्शन करने के लिए रेडी होगा? अरे नहीं भाई, इस प्राइस पे तो लॉस हो रहा है, भाव है। अच्छा फिर वो भाई आगे बढ़ना है, उसे कॉस्ट तो यही जा रही है, अब वो क्या करेगा? अब ये रेवेन्यू को बढ़ाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू को, मार्जिनल एमआर को बढ़ाने का मतलब एआर बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा। अरे क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तीनों क्या होते हैं? इक्वल। तब उसने डिसाइड करा कि मैं काम करता हूं ना, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूं। और अब उसने अबे क्यों आ जाएगा? अरे लाला, प्राइस इंक्रीज 10 से 20 हो गया, अब हर यूनिट 20 में ही बेचेगा। अभी तो प्राइस डिसाइड कर रहा है ना, 20 के बाद फ्लक्चुएट थोड़ी करेगा। अब उसने डिसाइड करा कि इसका एमआर कितना होगा? 20 रुपए। अब यही एमआर है, यही एआर है और यही, अरे ध्यान से समझना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की एमआरएमसी अप्रोच में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला, इधर वाला, ये वाला पॉइंट याद है ना? दो कंडीशन एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड आफ्टर दैट एमसी इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। लेट्स अज्यूम ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे प्राइस कितना है? 20, और 20 के प्राइस पे वो क्वांटिटी दे रहा है। एक और बार और समझाना, अभी समझाया नहीं है कुछ। अरे रुको, पहले बोल रहा है सर एक और बार और समझाना। खुशी जी, खुशी जी बेटा कुछ नहीं है, तो क्या समझाना है कुछ? तो तू बोल के रख, सर एक बार और समझाना, कितना और करेगा भाई? और अरे यहाँ पे प्राइस बढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे? अबे भाई हो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे है बेटा? 200 यूनिट्स पे। मैंने अज्यूम करा 200 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है। अब उसने सोचा यार एक काम करता हूँ, प्राइस ना थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, और बढ़ा रहा है, ऑल्दो उसका इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पे, उसने कहा और बढ़ाऊंगा, तो उसने प्राइस को इंक्रीज करा और इस बार उसने डिसाइड करा कि मैं अब जो यूनिट्स बेचूंगा इस लेवल पे बेचूंगा। दिस इज माय न्यू एमआर और यही एआर है और यही क्या बेटा, और ये हो गया कितने पे? 30। अच्छा अब अगर 30 लेवल पे बेचेगा, इक्विलिब्रियम इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा या इस वाले पॉइंट पे आएगा? क्योंकि सर सेकंड कंडीशन में बोलता है एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो ना, तो यानी 30 रुपए पे। और अच्छा देखो क्वांटिटी कितनी बेचेगा वो, 200 से कम या ज्यादा? ज्यादा। तो उसने डिसाइड करा अगर मैं 30 रुपीज पे बेचूंगा तो मैं कितना बेचने को रेडी हूं? 300, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा मान लो एक और बार प्राइस बढ़ाते हैं, उसने कहा यार एक काम करते हैं एक और बार एमआर बढ़ाता हूं, और इस बार उसने डिसाइड करा दिस विल बी माई एमआर और यही एआर यही प्राइस। कितने रुपए? इक्विलिब्रियम यहां पे आया, क्वांटिटी 300, 300 से ज्यादा कम, 400 कर दो, समझ आया? वहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली एमआर को बढ़ा रहा, एमआर बढ़ाने का मतलब एआर बढ़ाना और एआर बढ़ाने का मतलब, क्योंकि परफेक्ट में ना तीन इक्वल है, तो मैं ऐसे बोलूं यहाँ पे एमआर बढ़ाने की जगह में मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, और प्राइस बढ़ने से हर बार मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। ये किसका रिलेशन होता है? डिमांड या सप्लाई? डिमांड या सप्लाई? बेटा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? ये पढ़ा है ना 11 में, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है? जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट, उसका जो राइजिंग पोर्शन है, राइजिंग पोर्शन, वो सप्लाई का होता है। एमसी का राइजिंग पोर्शन इस सप्लाई का इस स्टेटमेंट से प्रूव किया हुआ है। आप समझो क्यों? क्योंकि ये देखो यहां से इस पॉइंट से जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ा रहे हो, प्रोड्यूसर क्वांटिटी को भी क्या करना चाह रहा है? ज्यादा। तो कंक्लूजन ये निकलता है इससे, इसकी जो हेडिंग है ना मैंने स्किप करा दी थी, हेडिंग ये है
राइजिंग पोर्शन ऑफ MC इज सप्लाई कर्व। बेटा समझ आया क्यों? समझ आया क्यों? क्योंकि आप देखो ना, हर बार आप प्राइस को जब इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी को क्या करना चाह रहा है? ज्यादा। अगर प्राइस को आप वाइसा वर्सा डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी क्या होगी प्रोड्यूसर से? कम। अरे ये रिलेशन आपने कहां पढ़ा था? तो ये जो MC का सिर्फ राइजिंग पोर्शन है, सिर्फ राइजिंग, मतलब जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक, ये राइजिंग पोर्शन जो है ना, ये क्या है आपका? सप्लाई का। ये बात समझ आई? क्योंकि ये वही रिलेशन दिखा रहा है जो सप्लाई कर्व दिखाता था। तो हमने कंक्लूजन ये दे दिया कि राइजिंग पोर्शन ऑफ MC इज दी सप्लाई कर्व। बट अभी ये इनकरेक्ट है, अभी ये सही नहीं है, अभी ये गलत है। बट पहले आप बताओ, ये समझ आया आपको? तो इसमें और ऐड ऑन करूंगा, पहले ये बना लो, पहले बना लो, हेडिंग ये डाल लो। अब ये इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कंप्लीट अगले डायग्राम में करवा दूंगा, बट पहले इतना बनाओ। और इसमें कोई भी दिक्कत है भाई बताओगे? खुशी जी कोई डाउट आपको? खुशी जी आप दिख नहीं रहे मुझे, और पक्का? जय भाई कोई डाउट? फिर नोट कर रहे हो भाई, पक्का करिए भाई, करिए। ठंड लग रही है? अरे ठंड आ जाओ। मैं प्रिया जी कह रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो सर? दिमाग को सबसे पहले नीचे रखना है और एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहना है। अब देखोगे प्राइस के साथ क्वांटिटी भी बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। बेटा आपने कुछ बोला? चैट पे बोल दो प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। हाँ जी। बेटा अगर ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज आप ऑनलाइन बता दीजिए, फिर नोट कर लेंगे। चलिए। हाँ जी भाई, तीनों पॉइंट पे? कौन से 3 पॉइंट? वो जो इक्विलिब्रियम क्या है? नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं? उस रेंज में मैक्सिमम होगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो वो उस रेंज का मैक्सिमम होगा। जैसे आप पॉइंट उधर लेके जा रहे हो, प्रॉफिट तो बढ़ रहा होगा, लेकिन वो उस रेंज का मैक्सिमम होगा। जैसे अगर तू ये वाला पॉइंट ले, लेट्स अज्यूम जो सबसे पहले 20 रुपए पे ना, 20 रुपए पे प्राइस है, तो 20 रुपए पे वो जब वो कितने भी यूनिट बेच ले, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब वो उस पॉइंट पे बेचेगा। अब अगर वो प्राइस बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, तो बेटा उस रेंज में मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब वो उस पॉइंट पे आएगा। अब आपके दिमाग में अगर सर फिर तो वो सबसे ज्यादा प्राइस पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी मैक्सिमम लेगा, बेटा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी तो फॉल होगी ना।
उस एस्पेक्ट पे भी तो जाएगा तू। अभी तो हम एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर पे देख रहे हैं। अब तू 50 एक पेन है 100 रुपए पे सोच रहा है, 500 पेन सोच रहा है, अबे तेरे सोचने से क्या है, 100 रुपए पे खरीदेगा भी तो वो आपको पूरा इक्विलिब्रियम मैच करना पड़ेगा, इसका भी और डिमांड का भी। जब 11 पे पढ़ते थे ना, डिमांड ऐसे जाता था, सप्लाई से जाता था इक्विलिब्रियम। तो अभी तो हम एक्सक्लूसिवली सप्लाई का ही सोच रहे हैं। तो भाई सप्लायर तो क्या सोचेगा, ज्यादा प्राइस ज्यादा प्रॉफिट, बट ज्यादा प्राइस में माल बिकेगा भी तो नहीं ना। तो प्रोड्यूसर को दोनों एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ये समझ आता है? आगे बढ़े। अब इसके आगे बेटा देखो थोड़ा सा और चेंज हो रहा है। अभी कंक्लूजन क्या निकला है कि एमसी का जो राइजिंग पोर्शन होता है वो क्या होता है, सप्लाई का। लेकिन अब इसमें थोड़े से चेंजेस देखना, कुछ नहीं बनाना, आराम से सुन लो। ये एक्स है, ये 0 है, ये वाई है। अच्छा मुझे नहीं पता बेटा आपको याद है कि नहीं है। आपको याद है मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, याद है? सबसे पहले कौन बनता है, मार्जिनल कॉस्ट या एबीसी? पहले एबीसी बनता था। एबीसी का क्या लेते थे अपन, मिनिमम पॉइंट, और उससे एमसी बनाते थे। अभी एसी से नहीं बनाना, सिर्फ एबीसी से बनाऊंगा, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहले मैं बनाता था बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ आई? कॉस्ट में बढ़ाया था भाई, ये याद रखना पड़ेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट लेता था, और यहां से मैं बनाता था अपना दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। इतना समझ आया? तब तक तुम वो रिलेशन देख लो, अगर याद नहीं आ रहा तो। 3 मिनट। वैसे लास्ट टॉपिक, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। यार आपका ना इस वाली यूनिट का हम टेस्ट रख ले वेंसडे को। वेंसडे सही है ना? आज देखो फ्राइडे है, मंडे भी नहीं ले रहा मैं, वेंसडे रख लेंगे। कल मंडे बोलो। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेंसडे सही है। बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम यूनिट का। अरे रेवेन्यू और प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम तो एक एक क्लास के चैप्टर है, ठीक है? तो वेंसडे, अरे एमसीक्यू होगा। और हाँ मैं पूरा बता दूंगा, बट अभी हम अनाउंस कर रहा हूँ वेंसडे को पूरी की पूरी थर्ड यूनिट जो है अभी तक जितने भी करे, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम, इन चारों टॉपिक का टेस्ट है। एमसीक्यू होगा, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है? आप कोशिश करना बेटा जितने ज्यादा टॉपिक कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट जितने भी आप पे अपलोडेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रेडिक्शन। उनका भी होगा, उनका मैं वो खत्म करा दूंगा ना। अभी मंडे को उनका खत्म हो जाएगा सिलेबस, वो ये वाला चैप्टर सॉरी, पूरा एक क्लास पीछे चल रहा है, तभी मैंने फ्राइडे सोचा आज अनाउंस कर दूंगा उस दिन फ्राइडे। नहीं आज तुम्हें इसका एक होगा पेपर है बेटा, अब तो मेरा लेट लग से वो बात हो गया।
डाल देना प्लीज। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, नोट मत प्लीज, अभी नोट मत करना, आप आराम से देख लो बस। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई थी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप बनेगा, उसके मिनिमम पॉइंट से एमसी ओरिजिनेट होता है और वो भी यू शेप होता है। अब थोड़ा सा मिक्सिंग होगा। क्या आपको प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम की एमआरएमसी अप्रोच याद है? सेकंड वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम होता था। और भी आपको शटडाउन पॉइंट याद है, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तभी ऑपरेट करेगा, या रेवेन्यू ज्यादा होगा तब ऑपरेट करेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी तब क्या करेगा? शट डाउन। ये बात भी याद है। अब प्लीज आप आराम से इसमें मिक्सिंग देखिएगा। अब दोबारा प्रेडिक्शन आ गया फिर से, लेकिन इस बार हमने एक चीज चेंज करी है। पहले ना मैंने बस आपको मार्जिनल कॉस्ट बनाया था और मैं हर लेवल पे एमआर बना रहा था, लेकिन इस बार मार्जिनल कॉस्ट के साथ साथ मैंने क्या बनाया बेटा? एवरेज वेरिएबल। अब इससे देखना इंपैक्ट क्या पड़ेगा। प्रोड्यूसर जो है सबसे पहले वो डिसाइड करता है, लेट्स अज्यूम कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू एमआर 10 रुपीज है। अच्छा, यही मार्जिनल रेवेन्यू, यही एवरेज रेवेन्यू और यही क्या बेटा? प्राइस। पहले मुझे बताइए क्या कहीं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा? सर आएगा ही नहीं, क्योंकि एमआरएमसी इक्वल है नहीं। तो यहां पे तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़ो, यहाँ तो लॉस हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? अभी हाँ, इसमें शटडाउन है, कोई ऑपरेशन नहीं है। अब उसने डिसाइड करा कि भाई प्रोडक्शन में अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्राइस को क्या कर देंगे थोड़ा ज्यादा।
तो उसने एमआर को इंक्रीज करा और लेट्स अज्यूम एमआर को इंक्रीज करके वो इस लेवल पे आ गया। दिस इज एमआर, यही एआर है और यही क्या बेटा प्राइस कितना हो गया 20, मतलब उसने प्राइस को बढ़ाया। अच्छा आप देख रहे हो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, क्योंकि एमआर इज इक्वल टू एमसी है और उसके बाद एमसी क्या हो रहा है ग्रेटर। क्या उसे इस पॉइंट पे, बस मेरा क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट पे लेट्स अज्यूम 200 यूनिट्स है, क्या उसे इस पॉइंट पे प्रोडक्शन करनी चाहिए? क्योंकि ये प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम है, ये प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है और जनरली हमने पहले देखा था जहां पे प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आता है वहां पे प्रोडक्शन करेगा। क्या उसे इस पॉइंट पे करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए बेटा? इस पॉइंट पे देखो मार्जिनल रेवेन्यू तो 20 रुपए है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो भाई इस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है उससे ज्यादा, यानी एवरेज रेवेन्यू यहां पे है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समथिंग यहां पे होगा। और अभी पहले पढ़ा था शटडाउन में, अगर एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज वेरिएबल ज्यादा है तो उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं करता। तो यहां पे भी ऑल दो प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आ रहा है बट अपन ऑपरेट क्या करेंगे? शटडाउन करेंगे, नहीं प्रोडक्शन करनी भाई, यहां पे नहीं करनी। सर उसने कहा यहां नहीं करनी, फिर कहां करनी है? उसने कहा एक काम करो प्राइस को दोबारा, और वापस आ जाएगा। यहां पे प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब उसने डिसाइड करा कि मैं फिर से इंक्रीज करूंगा, तो बेटा उसने मान लीजिए इस लेवल पे अपने एमआर को बढ़ाया, ये आ गया एमआर और यही है एआर और यही है प्राइस, और कितना हो गया प्राइस 30। अच्छा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। यहां पे मान लीजिए यूनिट्स कितनी है 300, क्या प्रोडक्शन करनी चाहिए अभी? क्योंकि अभी भी एवरेज रेवेन्यू यहां है और देखो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पर है ना, जहां पे पॉइंट मार्क करे छोटा सा, ये क्या होता है? शटडाउन होता है, ऑपरेशन होता है शटडाउन, क्योंकि अभी भी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट यहां पे आएगी, रेवेन्यू यहां पर है, नहीं करनी। अच्छा जब उसने यहां पे इंक्रीज करेगा ये लेवल, दिस इज एमआर, यही एआर और यही क्या गया, अच्छा उसने मतलब इंक्रीज करके इसे 40 कर दिया। अब मान लो ये देखो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, अब यहां पे प्रोडक्शन करेगा यस, क्योंकि ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है और उस टाइम पे एवरेज वेरिएबल देख रहे हो कहां आएगी, ये तो ऑपरेशन का पॉइंट होता है ना। तो इससे कंक्लूजन पता है क्या आता है? अभी ऊपर कंक्लूजन था राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी सप्लाई का, लेकिन अब इसका करेक्ट कंक्लूजन ये है कि एमसी जो है उसका राइजिंग पोर्शन लेना है, लेकिन सिर्फ वो राइजिंग पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है ज्यादा, वो सिर्फ सप्लाई का होगा। क्योंकि जितना पार्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है वहां पे ऑल्दो प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम भी आ रहा हो, बट क्योंकि वहां पे शटडाउन होगा बिजनेस तो वहां पे आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई कर्व इज दैट पार्ट ऑफ राइजिंग एमसी विच इज अबव एबीसी। ये बात समझ आती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले कंक्लूजन था एमसी क्या है? एमसी का राइजिंग पोर्शन है सप्लाई कर्व, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट है एमसी का राइजिंग पोर्शन जो एबीसी के अबव है सिर्फ वो सप्लाई कर्व होता है। मतलब अगर आप नोटिस करो ना इस वाली सिचुएशन में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या ये होगा सप्लाई का? क्योंकि एबीसी के क्या है नीचे, हमें एमसी का से वो राइजिंग पोर्शन लेना है जो एबीसी के क्या है ऊपर। ये बात समझ आती? तो यहां पे मैं कंक्लूजन दे देता हूं बेटा आपको, करेक्ट कंक्लूजन है राइजिंग, हेडिंग डाल लो आप, यही हेडिंग है, राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी विच इज ओवर एंड above MC, oh sorry, which is over and above ABC, rising portion of MC which is over and above ABC is supply curve. नोट करिए बेटा इसे, ये आपकी हेडिंग है और इसके नीचे कर्व बना लीजिएगा।
और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से लेके यहां तक, ये सप्लाई का होता है। एक बार प्लीज इसे घर जाके देख लीजिएगा, ये थोड़ा बच्चे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऑल्दो आपको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस दो एक स्टेटमेंट याद रखनी है, एमसी का वो राइजिंग पोर्शन जो एबीसी के ऊपर होता है वो सप्लाई का होता है, और वहीं पे प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम पे बंदा ऑपरेट करेगा। उससे नीचे कहीं पे भी प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आ जाए, वहां पे पर्सन ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी और एवरेज रेवेन्यू कम। Rising portion of MC, which is over and above ABC. Rising portion of MC, which is over and above ABC, is the supply. Which is over and above ABC is the supply. Done? बेटा बिल्कुल एकदम फ्रेश हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश यूनिट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये नोट हो गया? करिए करिए, नोट करिए। बेटा ये था कि देखो प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम ये तो आ गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम आने के बावजूद भी प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इस टाइम पे 30 है, लेकिन इसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट देखो, एवरेज वेरिएबल वो ज्यादा है ना, तो इस पॉइंट पे शटडाउन क्या हुआ था, आपको शटडाउन करना है। लेकिन जब आप आगे बढ़े नेक्स्ट लेवल पे, प्रेडिक्शन इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, और इस टाइम पे प्रोड्यूसर ने देखा है मेरा एवरेज रेवेन्यू गिरा, और इस टाइम पे मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है, कम है, तो इस टाइम पे उसे ऑपरेट करना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्शन डन हो गया? चलिए बेटा,